निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। 1 रुपए के कॉइन से लेकर गैस टरबाइन तक, ईवी के बैटरी से लेकर विंड टरबाइन तक, कार से लेकर एयरक्राफ्ट तक, लगभग सभी हेवी इंडस्ट्रीज में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो ये कंपनी निकालती है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और आज की कंपनी इन नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करती है। आज ये कंपनी हाईलाइट इसलिए हुई है क्योंकि 31 जुलाई 2023 से 4 अगस्त 2023 तक अप्रॉक्स 12% गिरा है और बहुत सारी न्यूज चल रही है। अगर मैं बात करूं तो 225 रुपए के करीब का स्टॉक है, रिटेल भाइयों का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड इतना देता है कि लोग उस डिविडेंड के चक्कर में ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तौर पे लेते हैं। प्रमोटर का भी पसंदीदा स्टॉक है, वो आपसे ले लेना चाहता है और इसका बायबैक कैंसिल हो गया था, कोई सेल करने को तैयार नहीं था। बड़ी ही गुत्थम गुत्था कहानी है। क्या स्टॉक का नाम आप गेस कर पाए हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि समझ पाए कि आप हिंट ले पा रहे हैं कि नहीं। इसकी डीलिस्ट होने वाली थी, प्रमोटर डीलिस्ट करवाने वाले थे, बट पब्लिक ने डीलिस्ट होने नहीं दिया, एचएनआई ने डीलिस्ट होने नहीं दिया। तो क्या है कहानी, नाम तो कमेंट में बताइए। तो आज हम बात करेंगे क्या है वजह प्रमोटर और रिटेल भाई दोनों के पसंद की, दोनों के प्यार की। और स्टॉक गिरते ही लोगों की क्वेरी तो आ ही जाती है, तो भैया ये शेयर क्यों गिर रहा है, क्या इसको बेच दें, क्या इसको खरीद लें, राइट। तो इन सारे सवालों को जानेंगे, इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल को समझेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे, गिरने की वजह को समझेंगे और लास्ट में बताएंगे कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जो फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ था, वो डील ब्रेक होने के बाद वापस से ये कंपनी क्या प्लान कर रही है। और साथ में बताएंगे गवर्नमेंट क्यों नाराज है इस ग्रुप से, और इन सब में हिंदुस्तान जिंक का क्या रोल है, ये सब जानेंगे। अब तो इतना हिंट दे दिया, कमेंट में नाम तो बता दो। तो दिल से शुक्रिया यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए। जहां पर आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर ये यूट्यूब मेंबरशिप में जो स्टॉक दे रहे हैं 2-2 महीने में डबल हो गए, 5-5, 7-7 दिन में 20-20-25% के रिटर्न दे रहे हैं, तो सर क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज। तो मैं अपने 19 सालों का एक्सपीरियंस 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आप इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी कर सकते हो। साथ में आपको 15 अगस्त का महा मेगा ऑफर मिलेगा जो साल में सिर्फ एक बार आता है। लिमिटेड सीट है, 9708094321 पे कॉल कीजिए। अब आप कहिएगा ये लिमिटेड सीट की क्या कहानी है, तो दोस्त हमें आपको रिवीजन भी देना पड़ता है, हमें आपको हैंड होल्डिंग भी देना पड़ता है। हैंड होल्डिंग के बिना आप कभी नहीं सीख सकते। इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जब हम लोग कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और हम कहते हैं इंस्टाग्राम पे आप अपनी डाउट क्वेरी दीजिए, आप लोग कितना सारा डाउट लेके आते हो सिर्फ एक 10 मिनट की स्ट्रेटजी के लिए। तो वहीं पर दिल से समझिए कि जब आप एक क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको एक टीचर चाहिए, एक हैंड होल्डिंग चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, बता सके, गाइड कर सके। तो वो हैंड होल्डिंग हम देते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे हम आपकी सीट बुक कर सकें, आपको स्टडी मटेरियल दे सकें, आपको सारे बेनिफिट दे सकें, क्योंकि कुछ कमाने का भी इंतजाम है, लॉस रिकवर करने का भी इंतजाम है। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं वेदांता की। ये 3 डिकेड पुरानी कंपनी है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और सेल का काम करती है। वेदांता पहले इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करती है, फिर इससे यूजफुल मिनरल्स जैसे जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करती है और फिर सेल करती है। इनकी प्रेजेंस इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, आयरलैंड, लिब्रिया, यूएई में है। नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग के अलावा वेदांता इंडिया में पावर जनरेशन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट ऑपरेशन और साउथ कोरिया और ताइवान में ग्लास सबस्ट्रेट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वेदांता अपना जिंक ऑपरेशन हिंदुस्तान जिंक के थ्रू करती है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का 65% स्टेक है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान जिंक इंडिया का लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है। इन सभी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो जिंक, लेड और सिल्वर से 25% का रेवेन्यू, ऑयल एंड गैस से 9% का रेवेन्यू, एल्युमिनियम बिजनेस से 39% का रेवेन्यू, पावर सेगमेंट से 4% का रेवेन्यू, आयरन ओर सेगमेंट से 5% का
रेवेन्यू, कॉपर बिजनेस से 12% का रेवेन्यू और अदर से 6% का रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे हम जियोग्राफिक वाइज देखें तो 65% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 9% मलेशिया से, 3% चाइना से, 1% यूएई से, 22% अदर कंट्री से। वेदांता के लीडरशिप को देखें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। इंडिया में जितना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें 25% वेदांता का कंट्रीब्यूशन है। इसका ब्लॉक लोकेटेड है आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा एल्युमिनियम में भी वेदांता के पास इंडिया लार्जेस्ट एल्युमिनियम इंस्टॉल कैपेसिटी है। इंडिया में 47% मार्केट शेयर एल्युमिनियम प्रोडक्शन में है। पावर सेगमेंट में वेदांता का पंजाब में तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ 25 साल का लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, मतलब जो पावर कंपनी प्रोड्यूस करेगी वो ऑलरेडी सेल करने का एग्रीमेंट कर चुकी है। इसके अलावा वेदांता इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर है। इसका आयरन ऑपरेशन गोवा, कर्नाटका में है। इन सब के अलावा वेदांता गोवा में निकेल कोबाल्ट प्लांट भी एक्वायर किया है। इस एक्विजिशन के बाद वेदांता इंडिया में निकेल का सोल प्रोड्यूसर बन चुका है। तो यहां तक इनके बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, लीडरशिप को देख चुके हैं। अब फाइनेंशियल की बारी है। पिछले 10 साल की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 49%, प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10% और प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ -12.7%, प्रॉफिट ग्रोथ -66.3% है। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ डेटा निगेटिव है क्योंकि कंपनी के मुताबिक आउटपुट कमोडिटी का प्राइस गिरा है। मतलब कंपनी जो कमोडिटी सेल करती है उसके प्राइस गिरने के कारण रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आई है। इनका आरओसी 23.8% है। 5 ईयर का एवरेज आरओसी 19.7% है। आरओई 20.4% है। 5 ईयर का एवरेज आरओई 21.4% है। आरओसी अपने एवरेज से ऊपर है, आरओई थोड़ा नीचे है, मगर टेंशन की बात नहीं है। वेदांता का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 और इस इंडस्ट्री का एवरेज है 2.4, मतलब वेदांता अपने इंडस्ट्री से काफी ज्यादा अपने इन्वेंट्री को खाली करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं ताकि आप कुछ नया सीख सके। देखिए, वेदांता एफएमसीजी बिजनेस में नहीं है जिससे इनका इन्वेंट्री अगर खाली नहीं हुआ तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये तो सिर्फ एफएमसीजी कंपनी में होता है, मगर यहाँ ध्यान देने की बात है कि वेदांता या कोई और भी माइनिंग कंपनी या नेचुरल रिसोर्सेज में काम करने वाली कंपनी अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को खोजने में और वहां माइनिंग प्लांट सेटअप करने में। एक बार किसी लोकेशन पे नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया, उसके बाद जब तक वहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकलता है कंपनी उस प्लांट में काम करती है। अब अगर कंपनी का इन्वेंट्री जल्दी से खाली नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा। ये बर्डन होगा एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का। आपने माइनिंग कैपेसिटी को ना चाहते हुए भी कम करना होगा, मगर माइनिंग प्लांट को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंस होगा वो तो कंपनी को पे करना ही होगा। एक लाइन में बस इतना समझिए कि वेदांता जैसी कंपनी का इन्वेंट्री अगर सही टाइम पे खाली नहीं होता है तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, मगर हाई कैपिटल इंटेंसिव कंपनी के लिए ये जानलेवा है। वेदांता का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, जो अच्छी बात है। इनका कैश साइकिल -70 है और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल 62, मतलब वेदांता इन्वेंट्री खाली करने के साथ कैश भी एडवांस में रिसीव करता है, जो अच्छी बात। डेट टू इक्विटी है 1.69, मतलब वेदांता पे कर्ज इक्विटी से ज्यादा है और इस डेट के मुकाबले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.18, मतलब अपने इंटरेस्ट बर्डन से 3 टाइम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इस इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 4.36। यहां वेदांता अपने इंडस्ट्री से नीचे है। इसके अलावा वेदांता डेट इशू के कारण लगातार न्यूज में बना रहता है। मार्च महीने में वेदांता ने $400 मिलियन का लोन पे किया था। उस वेदांता पे सवाल उठ रहे थे कि क्या वेदांता आगे होने वाले डेट मैच्योरिटीज को पे कर पाएगा। इस पर क्रेडिट साइट्स, जो एक फिच ग्रुप फर्म है, उनका स्टेटमेंट आया कि वेदांता अपने लोन को आसानी से रीफाइनेंस कर सकता है। वेदांता $850 मिलियन लोन को रीफाइनेंस करवा रहा है, मतलब न्यू लोन लेगा ओल्ड लोन को पे करने के लिए। वेदांता के डेट को लेकर रेटिंग एजेंसी रेड फ्लैग रेज किए हुए है, जैसे S&P ने वेदांता के अनसिक्योर्ड लोन डेट को B- रेटिंग दिया है और बताया गया है कि वेदांता में हाई क्रेडिट रिस्क है और ये डेट का इशू एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अभी मैं आगे जब वेदांता की फॉल की वजह बताऊंगा तो डेट से लेकर सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि वेदांता का 100% प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस है, मतलब वेदांता के प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है फंड रेज के लिए। होल्डिंग प्लेस रखना एक तरह से निगेटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी के पास और भी तरीके होते हैं फंड रेज करने के, और जब सारा तरीका खत्म होता है तब शेयर को गिरवी रखते हैं। उसमें भी शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो अचानक कभी भी बैंक से
एक्स्ट्रा कोलेटरल देने की नोटिस आती है। शॉर्ट में बस इतना समझिए कि प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज सही नहीं होता है। ये सभी रिस्क फैक्टर फंडामेंटल बेसिस पर हैं। इसके अलावा कुछ और रेड फ्लैग को देखें तो वेदांता अक्सर न्यूज में बना रहता है। जैसे मार्च 2021 में जब कोरोना का प्रकोप पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था और लगभग सभी शेयर का प्राइस डाउन हुआ था, उस वक्त वेदांता का शेयर 226 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था और तभी वेदांता ने बायबैक के थ्रू डी लिस्ट अनाउंस किया था। इस डी लिस्ट को समझने के लिए थोड़ा बैक डेट में चलते हैं। सबसे पहले वेदांता ने अक्टूबर 2020 में कंपनी को डी लिस्ट कराने की कोशिश की। उस समय 87.5 पर ट्रेड कर रहा था ड्यू टू कोविड जो फॉल आया था और उस वक्त वेदांता का मार्केट प्राइस चल रहा था 120। उस वक्त इन्वेस्टर ने 320 के प्राइस पर सेल करने का ऑफर दिया था, इस वजह से डीलिस्ट नहीं हुआ। अक्टूबर 2020 के बाद फिर 2021 में वेदांता ने फिर से डीलिस्ट करने के लिए बायबैक अनाउंस किया। इस बार प्राइस 160 रुपया डिसाइड हुआ। जब इस प्राइस पे भी इन्वेस्टर नहीं माने तो बायबैक प्राइस बढ़ाकर 235 किया गया। इस बायबैक का स्टार्ट डेट था 23 मार्च और क्लोज डेट था 7 अप्रैल और 23 मार्च को वेदांता का मार्केट प्राइस था 223 और 7 अप्रैल तक वेदांता का हाई बना 244.90। कहने का मतलब है कि जब भी वेदांता का प्राइस अंडर वैल्यू होता है तो प्रोमोटर शेयर डीलिस्ट कराने की कोशिश करते हैं और ये कहीं ना कहीं से सिग्नल है रेड फ्लैग का, यानी अच्छी बात नहीं है। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था वेदांता प्रोमोटर और रिटेल इन्वेस्टर दोनों का फेवरेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदांता का डिविडेंड यील्ड काफी हाई है, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा डिविडेंड पे करता है। इससे इन्वेस्टर के पास एक पैसिव इनकम जनरेट करने का साधन होता है। करंट जो डिविडेंड यील्ड है 41.1%, मतलब अगर आप 247 रुपए में वेदांता का शेयर करते हैं तो कितना मिलेगा, 41.1% डिविडेंड मिलेगा। और मार्च 2022 से अब तक का डिविडेंड पे आउट देखें तो वेदांता 133 रुपीज डिविडेंड दे चुका है। मार्च 2022 में वेदांता का शेयर प्राइस था 387 के पास और अगर आपने एक शेयर बाय किया होगा तो 133 रुपीज डिविडेंड मिल गया, तो नेट में आपका डिविडेंड यील्ड हुआ 34.36, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको यहाँ रिटर्न मिल चुका है। और यही वजह है कि प्रमोटर और रिटेल इन्वेस्टर दोनों का फेवरेट है वेदांता। आई होप बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्त बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को प्यार से अच्छे तरीके से समझाने में, बनाने में। तो जिन्हें डिविडेंड नहीं पता है उनके लिए एक लाइन में बता दूं कि कंपनी जब भी प्रॉफिट करती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। इसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास है 68.11%, एफआईआई के पास है 7.48%, डीआईआई के पास है 9.98%, गवर्नमेंट के पास है 0.07%, पब्लिक के पास है 14.29%, अदर के पास है 0.08%। यहाँ हम लोग बिजनेस, फाइनेंशियल की रेशियो, रिस्क फैक्टर देख चुके। अब देखते हैं गवर्नमेंट वेदांता से क्यों नाराज और हिंदुस्तान जिंक में इस मैटर में कैसे इन्वॉल्व है, और इसके बाद देखेंगे कि अचानक शेयर में गिरावट क्यों आई और आगे की कहानी, यानी भाई वाली बात मेरी बात। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता और गवर्नमेंट दोनों की होल्डिंग है। वेदांता के पास है 64.92%, गवर्नमेंट के पास है 29.54% और वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक के थ्रू मॉरिशस की THL जिंक लिमिटेड को बाय करना चाहता है। इस एक्विजिशन में $2.98 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा जो हिंदुस्तान जिंक के कैश से जाएगा और इस ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को ऐतराज है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो हिंदुस्तान जिंक के फाइनेंशियल को इफेक्ट करेगा, इसलिए इस डील को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को भी अपील किया था और इस वजह से इस फाइट में हिंदुस्तान जिंक का भी नाम आ रहा है। तो उम्मीद है कि यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अचानक फॉल की वजह पे। थर्सडे को वेदांता की वन ऑफ द प्रमोटर कंपनी ट्विन स्टार होल्डिंग ने बल्क डील के थ्रू 15.4 करोड़ शेयर, मतलब 4.14% स्टेक लिया है। ये डील हुई है 258 रुपीज के प्राइस पर, मतलब वेडनेसडे के क्लोजिंग प्राइस से 5% डिस्काउंट पर प्रमोटर ने बेचा। इस डील में बाय करने वाला प्लेयर है कॉप्थल मॉरिशस जो JP मॉर्गन की सब्सिडरी है। इस कंपनी ने 8.48 करोड़ मतलब 2.28% स्टेक लिया है। इसके बाद सोसाइटी जनरल ने 2.94 करोड़ शेयर बाय किया है और जब इतने दिग्गज क्वांटिटी में शेयर ट्रांसफर होगा तो फॉल तो आना ही है ना भाई। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब प्रमोटर कंपनी से निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेदांता में प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा है और इस सेलिंग से प्रमोटर ने 4130 करोड़ रुपया रेज कर लिया। प्रमोटर के मुताबिक ये सारा फंड कंपनी के डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि कंपनी का टारगेट है आने वाले कुछ साल में नेट जीरो डेट कंपनी बनने का। इस बल्क डील से डरने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वेदांता क्यों गिरा। अब टाइम है वैल्यूएशन देखने का जिससे अभी की कंडीशन पता चलेगी महंगा और सस्ता। तो करंट पी 12.3 और इस इंडस्ट्री का पी 12.6 फेयर प्राइस है। पीजी रेशियो है 3.52, मतलब जबरदस्त महंगा है। एक वैल्यूएशन रेशियो सही और दूसरा क्या बता रहा है, महंगा बता रहा है। सही है
अब हम चलते हैं इनके फ्यूचर प्लान को देखने के लिए और तब लास्ट में करेंगे मेरी बात। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कंपनी $687 मिलियन का कैपेक्स करने वाली है। एल्युमिनियम सेगमेंट में आने वाला 2 साल में $1.4 बिलियन का कैपेक्स होने वाला है। वेदांता का फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर का डील ब्रेक होने के बाद भी वेदांता ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी के थ्रू सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बिजनेस में इंटर करने का प्लान कर रही है। और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मुताबिक आने वाले 2.5 साल में इनका चीप प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर फेज में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है कंपनी। और इस प्रोजेक्ट में कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन होने का है। तो यहाँ एक बात जो समझने की इंपॉर्टेंट है वो है डील ब्रेक होने के बाद भी वेदांता अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं है। फॉक्सकॉन के साथ डील ब्रेक होने के बाद भी जो प्लान था उस पर काम कंटिन्यू है, ये एक अच्छी चीज दिख रही है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा? फ्यूचर अपडेट एनालिसिस पसंद आई तो कमेंट में बताइए। और अब मैं करता हूँ अपनी बात। जैसा कि आपने देखा बहुत सारे रेड फ्लैग हैं, वहीं पर आपने देखा कंपनी अच्छा कर रही है, वहीं पर आपने देखा सेमीकंडक्टर जो फ्यूचर है वहां पर आने के लिए तत्पर है, एक डील टूटने के बाद भी दूसरा। बट मुझे लगता है एक इथिक्स होते हैं बिजनेस में। क्या होते हैं? एथिक्स। हम जब अपना पैसा लगाते हैं या हम किसी के साथ धंधा करते हैं, जैसे हम अगर वेदांता में पैसा लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात, मैं ऐसा मानता हूँ एज एन इन्वेस्टर हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रेडिंग की बात हटा दी, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं यानी आप कोई धंधा करने जा रहे हो तो आप सिर्फ उसके साथ धंधा करोगे जो ईमानदार रहेगा और प्रॉपर वे में काम करेगा, प्रॉपर चीजों के साथ काम करेगा। ऐसे के साथ नहीं काम करेगा कि जब कोविड आ गया, शेयर सस्ता हो गया तो डीलिस्ट करा लो कि भैया रिटेल भाई से सस्ते में खरीद लो, कंपनी के मालिक बन जाओ। तो भैया जब कंपनी को आपने लिस्ट क्यों कराई? आपने लिस्ट स्टॉक मार्केट में इसलिए कराई थी कि पब्लिक के पैसे आएंगे, आप उससे अपना धंधा बढ़ाओगे। तो ये गलत है। तो ये मेरे लिए एथिक्स के अगेंस्ट है। तो वहां पर वेदांता चाहे कितना भी रिटर्न दे दे, कितना भी डिविडेंड दे दे, मेरे लिए जयराम जी की है। मतलब सबका अपना अपना नजरिया है। आपका अपना नजरिया हो सकता है, मेरा अपना नजरिया हो सकता है, आप मेरे नजरिए से सहमत नहीं हो सकते हो। बट जैसे कहते हैं बिजनेस, स्टॉक मार्केट इज प्योर बिजनेस। तो मैं जब प्योर बिजनेस करने आया हूं तो वहां पे मुझे ये चीज सबसे ज्यादा खल गई थी, सबसे ज्यादा बुरी लगी थी कि वो मुझे कहीं से समझ नहीं आया। तो ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे पर्सनली वेदांता पसंद नहीं आता है। क्या आप मेरे बिजनेस एथिक्स से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।